बिहार चुनाव पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है और तकरीबन जो रुझानात है, हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि जो अगली सरकार बिहार में बनेगी वो एनडीए की बनेगी। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे या फिर बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी, ये बात की बात है। लेकिन ये तय हो चुका है कि एनडीए अब सरकार बनाने जा रही है बिहार में और आरजेडी गठबंधन की सरकार अब बिहार में नहीं बन पाएगी। जो शोर था, जो हंगामा था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, आरजेडी की हार के लिए जिम्मेदार कौन है या किसने आरजेडी को वोट नहीं किया, ये जानना जरूरी है। इस चुनाव में मुसलमानों ने सीमांचल को छोड़कर बात कीजिए तो एक तरफा होकर वन साइडेड तौर पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया। मैंने खुद देखा, मैं जमीन पर था, ग्राउंड पर था, मैं जाकर देख रहा था कि मुसलमान एक होकर के वोट कर रहे हैं। मुसलमान ये नहीं देख रहे थे कि कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट बीजेपी से आया है, आरएसएस का है, किस लेवल का है, एजुकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड कितना खराब रहा है। उन सब चीजों को छोड़ते हुए मुसलमानों ने एक तरफा होकर, वन साइडेड होकर आरजेडी को वोट किया, सीमांचल की सीटों को छोड़ करके। लेकिन इन सब के बावजूद नतीजा ये निकला कि एनडीए जीत रही। वजह क्या है कि जो नॉन मुस्लिम वोट है, जो यादव है, जो दलित है, जो हरिजन है, वो सब खामोश थे और सबने खामोशी के साथ एक एक वोट अपना बीजेपी को दिया है। और ये वोट नीतीश से ज्यादा बीजेपी की है। मैंने अपने पिछले कई तज्जिया में, तबसरा में कहा था कि बीजेपी का बुनियादी मकसद बिहार चुनाव में खुद जीतना है और नीतीश कुमार को इख्तिदार से हटाना है, उन्हें कमजोर करना है। और बीजेपी इस खेल में कामयाब रही। नीतीश कुमार अब कमजोर हो चुके हैं। नीतीश कुमार की सीटें 50 से ज्यादा नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और बीजेपी की जो सीट है वो 70 से क्रॉस कर गई है। आरजेडी जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसकी सीट भी 60 के करीब रह गई है। तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। मेरा पहले से तज्जिया था, मैंने कई मरतबा कहा कि बीजेपी का जो वोट है वो साइलेंट वोट है, खामोशी के साथ वोट है और बीजेपी के लोग उनको वोट कर रहे हैं। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और बिलाखिर वही हुआ। और आरजेडी के ताल्लुक से जो इतना हंगामा था, शोर शराबा था, वो कहीं ना कहीं उस तरह वोट बैंक में तब्दील नहीं हो गया। आरजेडी को नाकामी कहां मिली है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि मजलिस कितनी सीटों पर जीत रही है। कई सारे लोग कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं भी बताऊंगा कि मजलिस की क्या पोजीशन है। लेकिन सबसे पहले आरजेडी के हवाले से जरूरी है कि एमवाई समीकरण कहा जाता है कि यादव और मुसलमानों का समीकरण है। यादव मुसलमान वन साइडेड होकर जिसको वोट करते हैं उसकी सरकार बन जाती है। और इसी बुनियाद पर 15 साल तक लालू प्रसाद ने 1990 से 2005 तक बिहार में हुकूमत की। एमवाई समीकरण है। उसके बाद 2005-2010 में मुसलमानों ने यादव लालू प्रसाद को, आरजेडी को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, लेकिन यादवों ने वोट नहीं किया, उनकी सरकार नहीं बनी। 2015 में दोनों साथ आए थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, और दोनों को मुसलमानों ने वोट किया। 2020 के चुनाव में यही बात थी कि एमवाई समीकरण होगा और मुसलमानों ने एक तरफा होकर वोट किया आरजेडी के उम्मीदवार को। मुसलमानों ने यह नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, कैसा है। आरजेडी कई मरतबा बल अच्छे कैंडिडेट आए, आजाद कैंडिडेट आए, ओवैसी गठबंधन के उम्मीदवार थे, सीमांचल को छोड़ दीजिए दूसरी जगहों पर, उसको भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया कि हमारा वोट तकसीम हो जाएगा, मुंतशिर होगा। आंख बंद करके आरजेडी को वोट किया। लेकिन आरजेडी के को क्या हुआ कि आरजेडी को हरिजनों का वोट नहीं मिला, यादवों का वोट नहीं मिला और जिसके नतीजे में आरजेडी की ये सूरत हाल बन रही है। यानी आरजेडी मुसलमानों के अलावा यादवों का, हरिजनों का वोट लेने में नाकाम रही। अप्रकाश का तो मसला छोड़ दीजिए। और जिसकी वजह यह है कि आरजेडी लूज कर रही है, या आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए थी। अब मैं आपको बता दूं कि जहां जहां आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मुसलमान को उतारा था, वहां पर सिर्फ मुसलमानों ने तो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन यादव हरिजनों ने मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, हालांकि गठबंधन के उम्मीदवार थे। और जिसकी वजह यह है कि बड़े बड़े कदावर मुस्लिम रहनुमा हार रहे हैं। क्यूटी जहां से हमेशा मुसलमान जीतते आए हैं, वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के सीनियर रहनुमा हार गए। और वजह क्या है कि उन्हें एक सिंगल वोट भी यादवों का नहीं मिला, क्योंकि क्यूटी में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों का वोट है और पूरा वोट अब्दुल बारी सिद्दीकी को मिला। 1 लाख के करीब यादवों का वोट है, एक भी वोट यादव को नहीं मिला। सिर्फ 15,000 वोट वहां बरहमन का है, जिसके नतीजे में बीजेपी उम्मीदवार की क्यूटी से जीत हो गई है। जाले में 37% मुस्लिम वोट है, पूरा मुसलमान वोट मशकूर उस्मानी को मिला, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन आरजेडी का जो वोट बैंक है, यादवों का वोट बैंक है, हरिजनों का वोट है, एक भी वोट नहीं मिला गठबंधन उम्मीदवार को, मशकूर उस्मानी को। कांग्रेस में मशकूर उस्मानी हार गए। औरा यहाँ करीब है, मुजफ्फरपुर में एक विधानसभा सीट है, वहां से
आफ्ताब आलम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 20% वोट मिला है, जबकि उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट बीजेपी का जीत रहा है उसे 50% वोट मिला है। जो आज़ाद उम्मीदवार है उससे वहां 15% और 12% वोट मिला है। और उसकी क्या वजह है कि हिंदू समाज के लोगों ने, यादवों ने एक भी वोट आफ्ताब आलम को नहीं दिया। सिर्फ मुसलमानों का उन्हें वोट मिला है 17,000, जो औराई में मुसलमानों का वोट है। और ऐसी कई विधानसभा की सीट ले सकते हैं। सुरसन विधानसभा में अबू दुजाना की जीत बिल्कुल मुश्किल बनी हुई है, और वजह यह है कि मुसलमानों के अलावा किसी भी समाज के लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया है। तो ये बात जो मैं पिछले दिनों बार बार कहता आ रहा था कि यादवों का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमानों का वोट यादवों को मिल जाता है, वही इस विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल हुआ ही था। इसके अलावा वो सीटें जहां मुसलमान अक्सरियत में है या मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है, लेकिन वहां से मुसलमानों के बजाय दूसरों को टिकट मिला था, वहां पर मुसलमानों ने आंख बंद करके आरजेडी के उम्मीदवार को टिकट वोट दिया है, सपोर्ट किया है। और यही वजह है कि उन जगहों पर आरजेडी के उम्मीदवार की जीत हो रही है। बाजपट्टी में भी किसकी जीत होगी नहीं होगी मामला कहना मुश्किल है, लेकिन टफ लड़ाई और मुकेश यादव आगे चल रहे हैं या कहीं पर पीछे हो जाते, तो उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने उनको वोट किया। इस तरीके से जिस सीट की भी आप मिसाल ले लीजिए, तो मुसलमानों ने इस तरह दरभंगा ग्रामीण ले लीजिए, दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव की जीत हो गई, आरजेडी को उम्मीदवार है। वजह क्या है कि मुसलमान वहां 90,000 वोट है, लेकिन उन्होंने ललित यादव को वोट किया आरजेडी को होकर के। और डॉक्टर फराज फातमी जेडीयू के उम्मीदवार थे, मुसलमान थे, इसके बावजूद मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किया और आरजेडी के उम्मीदवार को वोट किया और जीत गए। तो मामला मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी इस चुनाव में बहुत कम हो रहा है। और वजह यह है कि वन साइडेड वोट मिला, यानी मुसलमानों का जो वोट है वो मुसलमान उम्मीदवारों को गया, आरजेडी के उम्मीदवारों को गया, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार जो मुसलमान थे उन्हें यादव समाज का वोट नहीं मिला। और यही देख सकते कि एम समीकरण है जो जमीन पर बिल्कुल नजर नहीं आया है, जो सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके अलावा एक और बात सीमांचल के ताल्लुक से कि सीमांचल में मजलिस की जो पोजीशन थी वो अच्छी रही है। मजलिस ने 22-23 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन मजलिस वाले सिर्फ 6 सीटों पर मुकाबला कर रहे थे। 6 जगहों पर ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी रैलियां की थी, उन्हीं 6 सीटों पर उनका फोकस था, उन्हीं पर उनका ध्यान था। उन्हें लग रहा था कि सीटें हम जीत जाएंगे। इन 6 सीटों में से 3 पर मजलिस की जीत तकरीबन अब कन्फर्म हो चुकी है। पहली सीट है अख्तरुल ईमान की अमौर से, जहां अख्तरुल ईमान सब जीत रहे हैं। अभी जीत का कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इतना वोट वो हासिल कर चुके हैं कि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं। दूसरी सीट जो मजलिस जीत रही है सीमांचल में कोचा धामन की, इजहार रस्वी वहां से उम्मीदवार थे, वहां से इतना वोट वो ला चुके हैं कि दूसरे उम्मीदवार उनका अपना रिकवरी नहीं कर सकते हैं, उतना वोट नहीं ला सकते, इसलिए उनकी जीत भी कन्फर्म मानी जा रही है। तीसरी जीत मजलिस को जो कि हाट में मिल रही है, शहनवाज आलम वहां से जीत रहे हैं, इतना वोट वो ला चुके हैं कि उनके मुकाबले में जो 2 उम्मीदवार खुद उनके भाई सरफराज आलम और रंजीत यादव वो अब रिकवरी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जीत वहां कन्फर्म मानी जा रही है। 3 सीट है। इसके अलावा बहादुरगंज में मजलिस के उम्मीदवार जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे हो जा रहे हैं। चंद वोटों से हार भी हो सकती है, जीत भी सकते हैं। और यही मामला 22 विधानसभा सीट में है, जहां टक्कर जबरदस्त दे रहे हैं, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो बहरहाल ये पूरा मामला है। और इसके अलावा सीटों पर मजलिस की जीत के इम्कानात नहीं है, ना मजलिस वहां टक्कर में है। ठाकुरगंज से मजलिस उम्मीदवार थे, लेकिन उनको सिर्फ 15% वोट आया है। मौलाना सऊद आलम, मौलाना सरहुल हक कासमी के बेटे की वहां से जीत हो चुकी है। अररिया से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो रही है। फोरबिसगंज में जाकिर हुसैन को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हिंदू समाज का, यादवों का, ब्राह्मणों का, उनको वोट नहीं मिला। तो इस चुनाव में जो साफ दिख रहा है या जो तेजस्वी की जो हार दिखती हुई नजर आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है, मेन रीजन यह है कि यादवों का, हिंदू समाज का वोट वो नहीं ले सके, जबकि मुसलमानों का जो वोट था वो वन साइडेड होकर के उनको गया, एक तरफा तौर पर गया, कहीं भी वोट तकसीम नहीं हुआ है। आप दिखाएंगे, आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शेड्यूल है, वहाँ जो चीज़ें तफसील से आ रही है कि कितना वोट कितना गया है। तो जो आज़ाद उम्मीदवार है नॉर्मली उनको 1%, 2% वोट गया, उससे ज़्यादा नहीं गया है। और इतना वोट इधर उधर होता है वो कोई माने नहीं रखता है किसी की हार या किसी की जीत के लिए। तो मजमूई तौर पर जो मुसलमानों का कह लीजिए कि 90% वोट वन साइडेड गया है, इसके बावजूद ये हाल है। और यहाँ पर मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि क्या सिर्फ वो अपने वोट से किसी को जिता सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि बिहार में या
हिंदुस्तान में अब चुनाव इस तरह बना दिया गया है, पोजीशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है, हंगामा इस तरह कर दिया गया है कि मुसलमान अगर अब ये चाहते हैं कि तनहा किसी की तरफ वो करके किसी को जीत दिला दें, किसी को कामयाब कर दें, तो अभी पॉसिबल नहीं रह गया है, क्योंकि दूसरी तरफ जो साइलेंट वोट है बीजेपी का वो खामोश है 30%, और एकमुश्त होकर के 30% वोट बीजेपी को जाता है। वही बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ। हमने देखा ग्राउंड पर जाकर के कई इलाकों में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, किशनगंज, अररिया, इसके अलावा समस्तीपुर और वैशाली, कई सारी जगहों पर मिलर टाइम्स की टीम गई थी। इन जगहों पर मैं खुद गया था, मधेपुरा में, तो हमने देखा कि जो हरिजन है, ओबीसी के लोग हैं, दलित है, एससी एसटी के लोग हैं, रहने को घर नहीं है, परेशानी के आलम में रहते हैं, कोई जॉब नहीं है, लेकिन उनसे जब पूछे उनके दिल में क्या है, तो नरेंद्र मोदी उनके दिलों में बसते हैं, उनको वोट कर रहे हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा वो उनके हिमायती नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का 30% केडर वोट है वो उसे कामयाब, उसकी बदौलत उसको कामयाबी मिली है। और इस पूरे चुनाव में आरजेडी की लीडरशिप को, कांग्रेस की लीडरशिप को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है कि मुसलमानों के अलावा जो दूसरे समाज के लोग हैं वो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, उनका वोट वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे कामयाबी मिल सकती है। और जब तक ये नहीं होगा, कामयाबी इम्पॉसिबल है। इस बीच मुसलमानों को ये सोचना होगा कि अब वो अपने वोट की बदौलत अब किसी को जिताने, यानी किसी की सरकार नहीं बना सकते ना, किसी को सरकार से हटा सकते। इस मरतबा जो मुसलमान वोट कर रहे थे, दो चीजें उनके जहन में सबसे ज्यादा थी कि 2015 में हमने जेडीयू को वोट किया था, यानी गठबंधन को वोट किया था, और नीतीश कुमार हट करके बीजेपी के साथ मिल गए। बहुत ज्यादा गम गुस्सा था। दूसरी वजह मुसलमानों के जहन में थी कि सीए के मसला को लेकर के नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट किया था राज्यसभा में, तो मुसलमानों का गम गुस्सा था बहुत ज्यादा। इसके अलावा और कई सारी चीजें थी, तो मुसलमानों ने आरजेडी को सपोर्ट किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि सिर्फ मुसलमानों के आरजेडी को सपोर्ट करने की वजह से आरजेडी नहीं जीत जाएगी, बल्कि दूसरे लोगों का भी उनके साथ आना जरूरी है, और दूसरे लोग साथ नहीं आ रहे हैं। परिहार विधानसभा सीतामढ़ी में है, मैं मिसाल दे दूं कि गायत्री देवी बीजेपी के उम्मीदवार है और यादव है, तमाम यादवों ने उनको वोट किया, और मुसलमानों ने आरजेडी उम्मीदवार ऋतु जायसवाल को वोट किया। अब जब तक कुछ यादव वोट नहीं मिलेगा, कैसे अब जीत पाएगी? दोनों तरफ का कम्बिनेशन जरूरी है, दोनों तरफ के वोटों का मिलना जरूरी है। न मिलने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो किसी की सरकार बनाने, किसी को सरकार से हटाने के बजाय कोशिश ये करे कि कुछ अपने अच्छे उम्मीदवारों को जिता दे, जहां अच्छे अच्छे उनके उम्मीदवार जीत सकते हो। और अच्छा क्या है, सीमांचल से तारीख रकम हुई है। सीमांचल के मुसलमानों ने अमौर अख्तर ईमान को जिताया है, कुछ अदामान मिज़ार रस्वी को जिताया है, शहनवाज आलम को जो कि हाट ने जिताया, बहादुरगंज में भी जीत हो सकती है, और बाईसी में भी। तो एक मैसेज जाएगा कि मुसलमानों की अपनी लीडरशिप मजबूत हुई है, तरक्की हुई है, और लोग अगर सरकार बनती आरजेडी की पोजीशन में होते, अगर इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती तो उनको सपोर्ट करते, नहीं तो ये अपोजिशन में मजबूत किरदार अदा करेंगे, अच्छी रहनुमाई करेंगे, और एक जरूरत पूरी होगी। क्योंकि अपोजिशन में, असेंबली में मजबूत आवाज का होना जरूरी है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लोगों का जितना जरूरी है जो हमारी आवाज बन सके। 2018 की बात है, सीतामढ़ी में 83 साल के जैनुल अंसारी को शरपसंदों ने जिंदा जला दिया था, मार दिया था। मतलब जिंदा जलाने की जो तस्वीर वायरल हुई थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मिलर टाइम्स ने उस मसले को उठाया, और उसकी वजह से मिलर टाइम्स के खिलाफ बिहार पुलिस ने केस किया। बाद में मामला वायरल हुआ, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, एनडीटीवी ने उसको कवर किया, रविश कुमार ने चलाया, दवायर नेदा कोविड ने, सब ने चलाया। उस मौके पर मैंने अपोजिशन पार्टियों के, और अपोजिशन पार्टी उस वक्त आरजेडी थी, अभी वो ही बनेगी, तो उसके कई सारे एमएलए से हमने बातचीत की, कहा कि इस मसले को आप विधानसभा में उठाइए, इसको इशू बनाइए, इतना बड़ा मामला है। किसी ने नहीं उठाया, सब ने इनकार कर दिया। हो सकता है उनकी पार्टी की टाइमलाइन की मजबूरी हो, पार्टी ने उन्हें इख्तियार नहीं दिया वो बोलने का, या फिर वो इस तरह के मामलों में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब ऐसे कुछ अच्छे लोग जीत गए हैं, जिस तरह के जो इशूज है, बेसिक इशूज है, बुनियादी इशूज है, उस पर भी सवाल करेंगे, उस पर सवाल उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो एक अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, और इसी को फोकस करने की जरूरत है कि जब आपके उम्मीदवार को उनका वोट नहीं मिल पाता है तो आप क्यों उनको वोट कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अररिया जैसी लोकसभा सीट पर मुसलमान के उम्मीदवार सरफराज आलम हार गए। आरजेडी के उम्मीदवार थे, क्यों? क्योंकि उनको एक भी ओबीसी और एससी एसटी का वोट नहीं मिला था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने फिर एक कोशिश की, उनको लगा कि यादव समाज के लोग भी आरजेडी को वोट करेंगे, और मुसलमानों ने यह सोचकर वोट किया। लेकिन मुसलमानों ने तो वोट किया, लेकिन यादव समाज के लोगों ने आरजेडी को, तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया, और जिसका नतीजा यह है, जिसकी सूरत हाल ये है कि अब वो हार रहे हैं।
तो मुसलमानों को भी कुछ अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, तभी कामयाबी हो सकती है। वन साइडेड किसी को आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाए कोई कामयाब हो जाए, नहीं है। यानी मुसलमान तो अब इस पोजीशन में नहीं रह गए कि जिसकी चाहे सरकार बना दे, जिसको चाहे उखाड़ फेंके सरकार से। अब उनके सामने यही ऑप्शन है कि कुछ अच्छे उम्मीदवारों को जिता दे, अच्छे उम्मीदवारों को सपोर्ट करे, ताकि उनका हौसला बढ़े, उन्हें कामयाबी मिले। वो जीत जाए, अगर हार भी जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ेगा, उन्हें कामयाबी मिलेगी। और इसी बुनियाद पर मैं बातचीत करता हूँ शुरू में। और एक आखिरी बात जो फिर से मैं आपको बता दूं कि जहां जहां गठबंधन के मुसलमान उम्मीदवार थे, वहां उन मुसलमान उम्मीदवारों को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला है, यादव, ओबीसी, एससी और हरिजनों का वोट नहीं मिला है, और जिसकी वजह से ज्यादातर मुसलमान नुमाइंदे हार रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था, वहां भी मुसलमानों ने जेडीयू के उन मुसलमान उम्मीदवारों को वोट नहीं किया। इसको कहकर कि उनको वोट देना एक तरीके से एनडीए को वोट करना है, बीजेपी को वोट करना है, वहां उन्होंने आरजेडी के नॉन मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट किया, और नतीजे के तौर पर वहां भी मुसलमान उम्मीदवार हार गए, क्योंकि वहां के हिंदुओं ने भी एक तरफा यादवों ने भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया है। तो सबसे ज्यादा खसारे में मुसलमान है। और इस चुनाव में कह लीजिए, इस रिजल्ट में, यानी बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 में जो हार हुई है, वो सबसे बड़ी हार मुसलमानों की हुई है, उसके अलावा कोई और नहीं हारा है। और दूसरे नंबर की हार नीतीश कुमार की हुई है। बीजेपी जीत गई है, आरजेडी की भी अच्छी खासी पकड़ बनी है इस चुनाव में। तो सबसे ज्यादा फायदे में बीजेपी है, उसके बाद आरजेडी फायदे में है, और इन दोनों को फायदा पहुंचा है एलजेपी के जरिए, और सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंचा, और इसके अलावा नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा है। अब नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे कहना मुश्किल है। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाती तो देखने वाला ऑप्शन ये होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। क्या नीतीश कुमार के अगर अलायंस बनाते हैं, अगर बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन होगा कि वो आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर एक अलग सरकार बना ले। अब देखिए क्या होता है, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है, और आरजेडी कांग्रेस दोनों को भी कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क में एक सेकुलर सरकार बने, जो बीजेपी से आज़ादी मिलेगी बिहार को, और उसके लिए दो कदम सभी पार्टियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी और जेडीयू को भी। तो एक मरतबा फिर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू मिलकर के एक सेकुलर सरकार बिहार में बना सकते हैं। अभी फैसला नीतीश कुमार पर भी है और आरजेडी पर भी है। इसमें भी हो कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा आखिरी चुनाव है, अंत चुनाव है, तो 2025 का जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को कहना पड़ेगा कि 2025 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर तो जिससे भी बनेंगे, तब एक कोई सूरत बन सकती है। एक मेरा एक अपना तज्जिया है कि बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए यह भी एक पॉसिबल कोशिश है, एक तरीका है। आपकी सिलसिले में क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिए।